गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी सीरीज का एक और नया वीडियो। आज का पॉइंट हमारा है मौर्यकालीन स्थापत्य और इसके साथ साथ जो स्तूप स्थापत्य और कुछ स्तूप जो प्रसिद्ध स्तूप है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य में तो मौर्यकालीन स्थापत्य को जानने से पहले प्राक यानी मौर्य के आने से पहले क्या क्या कुछ अवशेष प्राप्त हुए उनको देखेंगे हम। जिसमें पहला है गिरिब्रज का अवशेष, दूसरा कौशाम्बी का घोषित राम विहार, तीसरा लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य है, चौथा पिपरावा स्तूप और एक श्री चक्र। तो इन पांचों को देखेंगे हम। तो सबसे पहला है हमारा गिरिब्रज का अवशेष। तो गिरिब्रज का अवशेष ये क्या है? इसे कहा जाता है कि महाभारत काल में बृहद्रथ की राजधानी था। ये क्या था? बृहद्रथ का राजधानी। और यहाँ से एक प्राचीर, एक किले की प्राचीर मिली जो अनगढ़ पत्थर यानी कि गढ़े हुए पत्थर नहीं, ऐसे टूटे फूटे जैसे पत्थर मिले उनसे वो प्राचीर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 12 से 13 फीट है और चौड़ाई 17 से 17.5 फीट की करीब है। कितनी है? 17 से 17.5 फीट। इसे साइक्लोपियन वॉल के नाम से जाना जाता है, यानी साइक्लोपियन वॉल के नाम से ये फेमस है। और अजात शत्रु द्वारा निर्मित सप्तपर्णी की गुफा के 7 कक्ष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सप्तपर्णी की गुफा? जो कि अजात शत्रु ने निर्माण कराया था, उसके 7 कक्ष अभी प्राप्त हो गए हैं। अगला है हमारा घोषित राम का विहार। यहाँ से कुछ साक्ष्य हैं, जैसे ये कौशाम्बी केंद्र था इसका। कौशाम्बी केंद्र ये चौकोर वास्तु योजना वाले विहार मिले, यानी लगभग लगभग चौकोर है। इसमें क्या है? और इनके बीच में इसी में एक विशाल स्तूप मिला है जो कि 24.69 इंटू 24.6 मीटर का है। ये उससे क्या है? डायमेंशन यानी उसका माप है। एक स्तूप मिला है। फिर एक मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से, जिसमें लिखा हुआ है कौशाम्बया घोषित राम महाविहारे भिक्षु संघस्य। भिक्षु संघस्य उस पर लिखा हुआ ऐसा मिला है। फिर कोहड़ की कन्या नंदशया द्वारा अभिलिखित एक स्तंभ भी मिला है। जो राजा कोहड़ की कन्या थी नंदयशा, उनके द्वारा अभिलिखित एक स्तंभ भी यहाँ पे पाया गया है। फिर श्री चक्र कई जगह से पाए गए हैं, जिसमें मथुरा से, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा तक्षशिला से। इस पे क्या है? ये नग्न मात्र देवी की अंकित गोल चक्रियां होती हैं। जो श्री चक्र है वो क्या है? मात्र देवी की नग्न अवस्था में अंकन किया गया है और ये गोल चक्रियां होती हैं। और कुछ चक्रियों के बीच में क्या है? छेद भी प्राप्त हुए हैं। कुछ तो प्लेन ऐसे मिली है, कुछ में बीच में छेद भी मिले हैं। पिपरावा का स्तूप। पिपरावा का क्या है? बुद्ध के भग्नावशेष पे निर्मित है। बुद्ध के जो शरीर का कोई अवशेष है उस पे यह निर्मित है। यह 7 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का अस्थि कलश है, यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसपे ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा गया है। क्या है? ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ से मोहर और सिक्के भी मिले हैं। मोहरों पे क्या है? कपिल वस्तु का अंकन है, कपिल वस्तु का। और ये कहाँ पे? बस्ती जिला में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? पिपरावा स्तूप। फिर लौरिया नंदनगढ़ का चैत्य, ये चंपारण जिला में है, बिहार के। यह शमशान चैत्य है और यहाँ पे अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसके? अशोक के काल का। फिर ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? लौरिया नंदनगढ़ के चैत्य इसका। नग्न मात्र देवी की आकृति भी प्राप्त हुई है। ये जो अशोक का शिलालेख तो कब का है? जब मौर्य काल का एकदम लास्ट चल रहा था उस समय का। लेकिन बाकी ये क्या है? शमशान चैत्य है लौरिया नंदनगढ़ में, ऋग्वेद में इसका उल्लेख। और नग्न मात्र देवी की ये क्या है? प्राक्य मौर्य यानी मौर्य काल आने से पहले की ये सब साक्ष्य है वहां पे। अब आता है मौर्य काल का अवशेष। तो मौर्य काल का समय क्या था? ये 325 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था इनका शासन। इसके संस्थापक मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इस समय के जो साक्ष्य हैं
वो कहाँ कहाँ पे वर्णित है, तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है उसमें भी इसका वर्णन है, और मेगास्थनीज की इंडिका में, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, इसमें भी इसका विस्तृत वर्णन मिला है। वास्तुकला के रूप में यहाँ पे तीन चार टाइप के मिले हैं, जैसे पाटलिपुत्र का राजप्रसाद यानी राजमहल, बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी की गुफाएं जो कि अशोक और उसके प्रपौत्र यानी दशरथ के समय के हैं। फिर ईंटों से निर्मित, अशोक के द्वारा कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया, लेकिन कुछ ही वो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ईंटों से निर्मित स्तूप भी मिलेंगे इसमें। फिर चौथे पॉइंट में क्या है, अशोक के शिलालेख, बहुत ही फेमस है अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब उसने अपने शासनादेश को कराया था, उस पर अंकित कराया था। अब मौर्य कालीन में दो तरह की कलाएं मिली, एक तो राज तक्षक कला और दूसरी लोक कला। राज तक्षक कला यानी कि राजाओं द्वारा करवाई गई जो भी है, और लोक कला जो आम जनमानस करते थे। राज तक्षक कला में जैसे शिलालेख ये सब जो भी आते हैं, जो राज के आदेश या फिर उनसे संबंधित होता है। अब राजा प्रसाद, तो राजा प्रसाद जो यहाँ का राज प्रसाद जो है उसके केवल साक्ष्य ही प्राप्त हुए, जो कि क्योंकि वो लकड़ी का बना था तो वो खत्म हो गया। तो मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें वर्णन मिलता है कि सीरिया के सूसा और एक बाटना, ये क्या थे, उनके महलों के नाम, उनके महलों को सूसा और एक बाटना कहा जाता था, जो सीरिया से भी अधिक सुंदर राजप्रसाद था। जो सीरिया के सूसा और एक बाटना, जो वहां पे जो दो क्या है किला है, तो उनसे भी अधिक सुंदर यहाँ का राजप्रसाद था। और फाहियान ने इसके बारे में लिखा है कि लता पुष्पों, बेल बूटों और औपदार पालिश के कर्ण अभूतपूर्व थे। क्या थे? अभूतपूर्व। इसे देवताओं द्वारा निर्मित कहा, इसमें कहा कि यह मनुष्य निर्माण नहीं कर सकते, इसे देवताओं ने खुद निर्माण किया है, और काष्ठ के द्वारा निर्माण यानी लकड़ी का बना हुआ राजप्रसाद था। फिर स्तूप में तो प्रारंभ में केवल 8 स्तूप के अवशेष मिले, जो कि बुद्ध की अस्थियों के बने थे, लेकिन अशोक ने क्या किया, इसे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपों का, जो कि प्रमुख रूप से ईंटों से बने थे, और ईंट का आकार क्या होता था, 19 इंटू 10 इंटू यानी 19 लंबाई, चौड़ाई और 3 इंच ऊंचाई के ईंट थे, जिसमें कुछ प्रमुख है, जो सारनाथ का धर्मराज का, सांची का विशाल स्तूप, तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप, ये क्या है, सारे अशोक काल के बनाए हुए। गुफाओं में, तो गुफाओं में बराबर और नागार्जुनी, क्या है, बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पे दशरथ द्वारा गुफाओं का निर्माण कराया गया। ये कहाँ पे है, गया के निकट है। अब बराबर की गुफाओं में मौर्य काल की मूर्ति तथा लेख मिले हैं। कहां से? बराबर की गुफाओं में। इससे गोपी गुफा में दशरथ का द्वारा उत्कीर्ण लेख मिला है, और ये एकाश्म शैली में है। अब आ गई एक ही एकाश्म शैली, नया पॉइंट। तो एकाश्म शैली उसे कहते हैं जो एक ही पत्थर को गढ़ के बनाया जाए, यानी एक पत्थर है उसी को गढ़ के अगर कोई मूर्ति बनाई गई तो वो एकाश्म शैली की मूर्ति हो गई। या फिर एक ही पत्थर को खोद के जो गुफाओं का निर्माण हुआ तो वो एकाश्म शैली की गुफाएं, तो ये एकाश्म शैली के बने। बराबर गुफाएं, बराबर की जो गुफाएं हैं उसमें 4 गुफाएं हैं। कौन सी? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस ऋषि की गुफा। जिसमें कर्ण चौपड़ की गुफा अशोक द्वारा, ये सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी, ये तीनों अशोक के द्वारा कराई गई हैं। और जो लोमस ऋषि की गुफा है ये दशरथ के द्वारा। किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा। जबकि नागार्जुनी पहाड़ी की जितनी भी गुफाएं हैं वो क्या है, 3 गुफाएं हैं, गोपी, वापी और विद्दिक, ये तीनों दशरथ के द्वारा ही निर्माण कराया गया। दशरथ कौन था? तो अशोक का पौत्र था। फिर अशोक काल के जो शिला स्तंभ थे उसके कुछ भागों को देखते हैं। तो जो शिला स्तंभ थे उसमें
क्या था, एक ये ऐसा बनता था तो ये अशोक के लाट के नाम से भी कहा जाता था। इसके अलग अलग भाग हैं, जैसे ये जो दंड, ये जो स्तंभ के रूप में, ये जो जमीन से लेके यहाँ तक प्लेन एक स्तंभ के रूप में आता था, इसको क्या कहते थे, लाट कहते थे, जो स्तंभ था। इसके बाद ये वाला जो पार्ट था, ये ये यहाँ तक, ये जो दो लाइन जैसे दिख रहे हैं, इसको क्या, मेखला, वो क्या होता था, मेखला। इसके बाद ये एक उल्टा कमल, कमल की भांति, कमल की पंखुड़ियों की भांति ये बनता था, इसे उल्टा कमल कहा जाता था। इसके ऊपर एक चौकोर क्या होता था, शिला होती थी, जो चौकी कहलाती, और उसके ऊपर पशु की आकृति होती थी। क्या होता था, पशु की आकृति। ये अशोक के स्तंभ थे, ये अशोक के स्तंभ थे, जिनको की ये भाग है, कौन कौन सा, लाट होता था, फिर मेखला, उल्टा कमल, चौकी और पशु आकृति। ये कुल मिला के इसके 5 भाग होते थे। अब अशोक के स्तंभों के बारे में जानते हैं। जैसे 30-40 फीट के लंबे, सबसे ज्यादा जो स्थापत्य और मूर्तियों का विकास हुआ मौर्य काल में, वो अशोक के समय में ही हुआ। अशोक ने ही बहुत सारे किए हैं। तो ये लगभग 30 से 50 फीट लंबे होते थे, और सर्वाधिक मौर्य काल एवं राष्ट्रकूट काल में बने हैं। राष्ट्रकूट काल में बने, लेकिन सबसे ज्यादा मौर्य काल में बने थे। अशोक द्वारा शुरू किया गया था इसको। इस पे क्या है कि जो लाट होता था, जो लाट वाला भाग है स्तंभ वाला, उसमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे होते थे। क्या होता था, ब्राह्मी लिपि में लेख। एकाश्म शैली, एकाश्म यानी एक ही पत्थर का पूरा बना होता था। ईरान के जो हम देखेंगे, ईरानी जो स्तंभ थे, वहां से प्रेरणा ली गई थी, कहा जाता है, अशोक के स्तंभ की। लेकिन वो अलग अलग पार्ट में होते थे, तो वो एकाश्म शैली में नहीं होता था, उसको कई पार्ट में, जैसे ऊपर का भाग अलग, पशु आकृति की जगह मानव की आकृति बनी है वहां पे, तो वो आकृति अलग से, चौकी अलग से रखी गई है, जो स्तंभ भी है वो भी 2 से 3 पार्ट में बनाए गए हैं। लेकिन ये क्या है, एकाश्म शैली में चुनार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब फाहयान ने 6 स्तंभों का उल्लेख किया है। फाहयान की पुस्तक है, उसमें 6 स्तंभों का उल्लेख किया गया है, जबकि युवांग द्वारा, युवांग च्वांग जो बोलते थे उसको द्वारा 15 स्तंभों का उल्लेख मिलता है। इसे अशोक का लाट भी कहते थे। और इसकी प्रसिद्धि क्या थी अशोक के लाट की, कि शीर्ष पे पशु की आकृतियां मिलती हैं, लाट के जो शीर्ष पे पशु आकृति। अब इसने क्या है, तो जॉन मार्शल तथा पर्सी ब्राउन के अनुसार इन्होंने कहा कि स्तंभ की बनावट ईरान से ली गई है। कहां से, ईरान के जो स्तंभ है वहां से इनकी प्रेरणा ली गई है। अब सारनाथ का स्तंभ, जो कि सबसे फेमस है, आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्र चिन्ह के रूप में भी जानते हैं हम इसे। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, शीर्ष पे क्या है, 4 सिंह बने हैं, और ये बौद्ध धर्म के प्रचार का संकेत है, चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार का संकेत। इसीलिए स्तूप के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, स्तूप में चारों तरफ से दरवाजे होते थे, यानी कि चारों दिशाओं से उसको क्या कहा, माना जाता था कि चारों दिशाओं में इसके प्रचार का के लिए चारों दिशाओं में द्वार बनाए जाते थे, तोरण द्वार। एक गोल चौकी पर 4 चक्र और 4 पशु अंकित हैं। अब क्या है, ऊपर तो ये ऐसे बन गया। इसके बाद इसकी गोल चौकी क्या है, चौकोर की जगह गोल है, जिसपे ये क्या है, शेर बनाए गए हैं, सिंह जो बने हैं ये। इसमें जो चौकी बनी है वो क्या है, गोल चौकी। गोल चौकी में चारों तरफ 4 चक्र बनाए गए हैं, चारों दिशाओं में 4 ऐसे गोल चक्र, और इनके बीच में जो क्या है, चारों स्थान पे 4 पशुओं का अंकन किया गया है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो पशुपति की हमने सिंधु काल में देखी थी, पशुपति की मूर्ति, उसमें 5 पशुओं का अंकन था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें जो पशु का अंकन में क्या है, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। बैल को कई जगह वृषभ, वृषभ के भी रूप में कहा गया है। तो हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह,
अब इसमें क्या है, हाथी का मतलब विशालतम का है। हाथी किस लिए विशालतम, विशालता का प्रतीक है। घोड़ा विस्तार का प्रतीक माना गया है। बैल को उर्वरता और सिंह शौर्य तथा स्फूर्ति का प्रतीक माना गया है इसमें। इसे भारत के राज्य चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, मतलब माना गया है। और यही कहाँ पे, सारनाथ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जहां पे गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहा गया, सॉरी, जहां मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण। तो अब ये क्या है, ये हो गया। हाँ, एक ये पॉइंट इसमें रह गया था, दो एक ही स्लाइड हो गई। इसके शीर्ष पर 32 आरे वाला एक चक्र है। क्या है, 32 आरे वाला एक चक्र स्थापित है, जो कि धर्म का प्रतीक माना गया है। उसके शीर्ष पे है, क्या है, 32 आरे वाला एक चक्र है, जिसे धर्म का क्या माना गया है, प्रतीक। फिर अन्य कुछ स्तंभ है जो कि बहुत फेमस है, इनको देखना है। इसमें क्या है, कई बार पूछा जाता है कि इसमें किस आकृति को, कौन सी पशु की आकृति किस स्तंभ पे है। तो सांची का स्तंभ, सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी 4 सिंह है। शकिंसा, शकीसा का जो स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश में है, एक हाथी इस पे है, बना हुआ है। रामपुरवा में 2 मिले, एक पे सिंह बना है और एक पे बैल। ये क्या, चंपारण बिहार में। रामपुरवा में एक में सिंह बना है, एक में वृषभ। फिर लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, ये भी सिंह, ये भी कहाँ पे है, चंपारण में ही है। वैशाली में क्या है, सिंह बना हुआ है वैशाली के स्तंभ पे। फिर रुम्बिनी देई, रुम्बिनी देई का जो है ये लुम्बिनी नेपाल में है, यहाँ पे अश्व बना है, क्या है, अश्व। इसके बाद बशार बखीरा का, या कोल्हुआ भी कहते हैं, इस पे सिंह बना है। प्रयागराज का स्तंभ, ये प्रयागराज का स्तंभ जो है वो प्रयागराज में अकबर के किले में है। कहाँ पे, प्रयागराज के में जो संगम पे अकबर ने किला बनवाया था उसमें है। फिर लौरिया अर्राज, लौरिया अर्राज कहाँ पे, चंपारण में। इसके अलावा निगली सागर का स्तंभ है, राढ़िया गांव का स्तंभ, और टोपरा, ये क्या है, दिल्ली टोपरा कहते हैं इसे। ये जो तुगलक वंश का था शासक एक, वो क्या किया था उसने, टोपरा जो जगह कहाँ पे है, अंबाला में। तो अंबाला से लाकर इसे दिल्ली में स्थापित करा दिया। कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित करवाया है टोपरा के स्तंभ को। अब अशोक काल के कुछ अभिलेख भी प्राप्त हैं, तो अभिलेखों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या था। तो अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की थी किसने, अशोक ने ही। और ये अभिलेख क्या होते थे, राजाज्ञा या संदेश, यानी राजा की क्या होता था, कोई संदेश जनता को देने के लिए लिखवाता था, या फिर कोई भी नए नियम कानून या फिर कोई भी चीज राज्य के द्वारा जो आज्ञा थी उसके लिए लिखवाए जाते थे। कठोर सतह पे यानी पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए हैं। इसकी भी प्रेरणा कहाँ से कही जाती है कि ईरानी शासकों द्वारा ली गई थी। ईरानी शासकों ने भी इसको, उससे अशोक से पहले ईरानी शासक ने इस परंपरा को शुरू किया था, क्या, अभिलेख लिखवाने। सबसे पहले खोज 1750 में टिफेंथलेर ने की थी, टिफेंथलेर ने 1750 में की थी। और इस पे जो लिपि में लिखा गया, जिसमें ब्राह्मी लिपि में, इसको पढ़ा किसने था, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो लिपि क्या है, सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि है। और विषय क्या थे, प्रशासनिक संदेश और प्राकृत भाषा। भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब क्या है, मास्की तथा गुर्जरा का जो अभिलेख है, किसका, मास्की का और गुर्जरा का अभिलेख, ये अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है कि अशोक का नाम। और जो भाब्रू में, भाब्रू का अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें क्या है, मगधोधीराज और प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख मिलता है। ये किसके नाम अलग अलग कहे गए, अशोक के। यहाँ पे तो डायरेक्ट अशोक का नाम मिला है मास्की और गुर्जरा से। लेकिन
भाब्रू में मगधोधीराज भी कहा गया है, यानी अशोक को, और प्रियदर्शी के रूप में भी कहा गया है। फिर आते हैं ब्राह्मी लिपि। अब ये जो 3-4 लिपियों में इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि में क्या है, पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि का बोलबाला था। तो ब्राह्मी लिपि भारत में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए वो क्या है, ब्राह्मी लिपि में है। और ग्रीक लिपि में जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं वो क्या है, ग्रीक लिपि में। खरोष्ठी लिपि में पाकिस्तान के जितने भी खरोष्ठी लिपि, और अरेमाइक, अरेमाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का हिसाब, यानी ग्रीक और खरोष्ठी के बीच का संक्रमण में क्या बना, अरेमाइक बनी। ग्रीक और खरोष्ठी के बीच में जो क्षेत्र था उसे अरेमाइक लिपि में लिखा गया। अब अभिलेख, अभिलेखों में क्या है, 3 प्रकार के प्रमुख अभिलेख थे। एक तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, यानी गुफाओं में लिखे गए, स्तंभों पर लिखे गए और शिलाओं पे, शिला की पट्टियों पे। तो शिला वाले में क्या है, इसमें 2 तरह के हैं, एक तो बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, यानी बड़े बड़े शिलालेख हैं या छोटे छोटे शिलालेख। तो चलिए अब बृहद शिलालेख से शुरू करते हैं। तो बृहद शिलालेखों में क्या है, मानसेहरे का है, मानसेहरा का जो कि पाकिस्तान के हजारा जगह पे है। ये खरोष्ठी पाकिस्तान का जहां पे आ गया, तो लगभग हम मान सकते हो क्या है, खरोष्ठी लिपि में ही होगा। शहबाजगढ़ी का जो पेशावर में, ये भी खरोष्ठी लिपि। कालसी का ये देहरादून आ गया तो ब्राह्मी लिपि। धौली ये उड़ीसा में है, पुरी में, पूरी जगह उड़ीसा में, पूरी जो जगह है वो भी ब्राह्मी लिपि में। जौगढ़ का जो कि गंजाम उड़ीसा में है, ये भी ब्राह्मी लिपि। गिरनार काठियावाड़ गुजरात में है, ब्राह्मी लिपि। और सोपारा का महाराष्ट्र, ब्राह्मी लिपि। और एरारगुड़ी जो कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, ब्राह्मी लिपि में। तो हमने देखा जो पाकिस्तान के थे वो खरोष्ठी में, और भारत वाले जितने थे वो सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख लघु शिलालेख थे, जो सन्नति, सन्नति क्या है, कर्नाटक में सन्नति का शिलालेख है, सबसे नया शिलालेख माना गया है, सबसे नवीन है। भाब्रू का है, जिसमें मगध का शासक यानी मगधोधीराज और बौद्ध का उपासक आदि या फिर प्रियदर्शी के नाम से कहा गया है। और एक मास्की का है, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी 3 तरह के हैं। स्तंभ लेख में जैसे स्तंभ अभिलेख है, स्मारकीय, सामान्य स्तंभ लेख, स्मारकीय है, या फिर संघ भेद के स्तंभ लेख हैं। तो सामान्य में क्या है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक इसे दोनों को दिल्ली, इसको मेरठ से लाया और इसको टोपरा से। टोपरा कहाँ, अम्बाला के पास है। फिर लौरिया नंदनगढ़ का है, लौरिया अरिराज, रामपुरवा, कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है, अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद में स्थापित करा दिया गया। अकबर कौशाम्बी से लाके इलाहाबाद के किले में कराया, और टोपरा अम्बाला में है। स्मारकी में क्या है, मिगलिया सागर अभिलेख और रुक्मिणी देवी अभिलेख, क्या है, मिगलिया सागर और रुक्मिणी देवी। संघ भेद वाले में सांची का अभिलेख है, सारनाथ का है, और कौशाम्बी का द्वितीय, जिससे अभी रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। और गुहा लेखों में क्या है, गुहा लेखों में 2 ज्यादातर है, बराबर की पहाड़ी के और नागार्जुनी पहाड़ी। तो बराबर में सुदामा को जो सबसे प्राचीन है यहाँ पे है, कर्ण चौपड़ और लोमस ऋषि। लोमस ऋषि क्या है, सबसे प्रसिद्ध गुफा है लोमस ऋषि की। इसे किसने, दशरथ, इसको दशरथ ने करवाया था। और बाकी ये 3 किसने कराया था, अशोक ने। इसके बाद जो नागार्जुनी पहाड़ी की सारी गुफाओं का निर्माण किसने, दशरथ ने ही कराया था, जिसमें वापी, वेदिक और गोपी गुफा। गोपी गुफा क्या है, सबसे बड़ी गुफा है, और ये सुरंगाकार है, यानी सुरंगनुमा अंदर को जाती है। अब आते हैं कुछ अन्य मौर्यकालीन प्रस्तर की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें बोध गया का वज्रासन, बोध गया का वज्रासन यानी कि बलुआ पत्थर पर यह डिजाइन सांची के सिंह स्तंभ में भी अंकित है। बोध गया का जो वज्रासन है, वो जो सांची का सिंह स्तंभ है उसमें भी इस डिजाइन को बनाया गया है। फिर धौली का एक चट्टान का हाथी है, उड़ीसा के पुरी जगह,
पुरी जिले में इस चट्टान के अग्रभाग पर विशाल हाथी का उत्कीर्णन किया गया है। फिर कालसी का शिला प्रज्ञान का हाथी, कालसी का जो क्या है शिला का है, यह प्रज्ञापन हाथी, यह हाथी का रेखांकन है। क्या है यहाँ पे हाथी बनाए नहीं, हाथी के एक शिला पे रेखांकन किया गया है और उस पे गजतमे लेख का उल्लेख उत्कीर्ण किया गया, यानी गजतमे लिखा गया है। फिर बेशनगर का एक स्तंभ शीर्ष मिला है जिस पर एक पर कल्प वृक्ष और दूसरे पर ताड़ वृक्ष के पत्तों का उत्कीर्णन है। क्या है बेशनगर के जो स्तंभ शीर्ष पाया गया है उस पर कल्प वृक्ष और ताड़ वृक्ष के पत्तों का उत्कीर्णन। इसके अलावा यक्ष यक्षी की प्रतिमाएं मिली हैं बहुत सारी, जिसमें परखम यक्ष की, बारोद यक्ष और मनसा देवी यक्षी, इन सब की कहा मथुरा से प्राप्त हुई है। मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है ये सभी। तेलिनी यक्षी भरतपुर में, त्रिमुख यक्षी वाराणसी, सोपारा यक्ष मिला है और अहिछत्रा से कुषाण कालीन यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद आगे दो मुखी यक्षी या फिर चामर धारिणी यक्षी, ये वही वाली यक्षी कौन सी चंवर धारिणी या फिर ये दीदारगंज की, जो दीदारगंज से प्राप्त हुई है ये वाली है, चामर धारणी या चंवर धारणी बोलते हैं। और एक दो मुही यक्षी भी प्राप्त हुई है जो कहाँ पे पटना संग्रहालय में है। और मणिभद्र यक्ष कहाँ गुजरी महल ग्वालियर में रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट यक्ष और यक्षियों की प्रतिमाएं हैं जो कहाँ पे हैं रखी गई हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि परखम यक्ष की परखम प्राप्त मौर्यकालीन प्राप्त परखम यक्ष का प्रमुख वो है या फिर कहाँ पे मथुरा में रखा हुआ है। अब आ गया हमारा अगला स्तूप कला के बारे में, स्तूप स्थापत्य के बारे में देखेंगे। तो स्तूप का क्या है, ये एक अर्धवृत्त संरचना होती है, अर्धवृत्ताकार यानी कि एक अर्धवृत्तकार संरचना हो गई। पवित्र सामग्री क्या है, गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले जैसा है, इसी में क्या है पवित्र सामग्री रखी होती है और इसी को क्या अंड कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं अंड, अंड कहते हैं। फिर अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना होती है, एक छज्जे जैसी ऐसी संरचना बनी होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर एक मस्तूल निकला होता है, एक ऐसे मस्तूल यानी दंड की तरह निकला होता है जिससे यष्टि, और यष्टि पर तीन छतरियां लगी होती हैं, तीन छतरियां यष्टि पे लगी होती हैं। उपरोक्त संरचना को घूमने के लिए चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ भी होता है। इस संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती है। अब यहाँ पे वेदिका शब्द एक नया आ गया। तो वेदिका शब्द क्या होता है, जो चार दीवारी होती है, जो साइड साइड से जो चार दीवारी है इसे ही क्या वेदिका कहते हैं। और इसमें चारों दिशाओं में तोरण द्वार की क्या होती है, चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने होते हैं प्रवेश के। अब ये रहा स्तूप का जिसमें देखते हैं हम सारे। अब इसमें क्या है पवित्र सामग्री किसमें, ये अंड वाला जो भाग है इसमें रखा हुआ है, उसके ऊपर ये जो छज्जे वाला भाग है उसे क्या हर्मिका, फिर ये जो दंड जैसा एक पार्ट है उसे यष्टि यत्री या यष्टि, इस पे तीन क्या है छतरियां बनी है जिसे छत्र कहा जाता है। फिर ये जो घूमने के लिए ये जो वेदी, ये क्या हो गई ये रेलिंग वेदिका, और मेन भाग इससे मेधी और वेदिका दोनों के बीच का ये जो जगह है ये क्या है प्रदक्षिणा पथ। और ये जो अंध भाग है और प्रदक्षिणा पथ को अलग करने के लिए एक मेधी, ये भी रेलिंग जैसा एक बना होता है जिसे मेधी कहते हैं। क्या है मेधी। और इनमें चारों दिशाओं में ये क्या है, ये दो तीन और ये चार, चारों दिशाओं में जाने के लिए क्या है वो है तोरण द्वार। क्या तोरण द्वार, तोरण द्वार में कई जगह जैसे दो स्तंभ दिखते हैं, ये क्या है ये सांची के स्तूप का है, ये सांची के स्तूप की वो है चित्र लिया गया है। तो इस पे क्या है दो स्तंभ मिल गए और इस पे तीन ऐसे बने हुए पट्टी है, चारों में लगभग ऐसे ही बने हुए हैं। इस पे भी अंकन किया जाता था, ये जो पट्टियां हैं उस पे अंकन होता था जातक कथाओं का या फिर अलग अलग का। तो अब इस के तोरण द्वार हमने देख लिया,
स्तूप के चारों ओर प्रवेश करने के लिए द्वार बने होते हैं जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों के फैलाने के प्रतीक है। वेदिका वेदिका एक गहरा बना होता है जिसे रेलिंग कहा जाता है। जो अब इसका काम क्या था, ये पवित्र भूमि को जो नॉर्मल भूमि है उसको पवित्र भूमि से अलग करने का काम, यानी यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो कि पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता है। अंड शांति का प्रतीक है। हर्मिका देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक होता है। छत्र क्या है, बुद्ध के विचारों और भिक्षाओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता। अब आ गया उसमें हमारा सबसे पहला स्तूप, भरहुत का स्तूप। तो भरहुत का स्तूप का क्या है, 185 से 80 ईसा पूर्व इसके निर्माण काल है। उस समय इसको माना गया है कि इसका निर्माण हुआ है। इसकी खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम जी ने की थी और इसके जो अवशेष हैं वो अभी कहाँ रखे हुए हैं, कोलकाता के संग्रहालय में रखे हुए हैं। यह सतना, मध्य प्रदेश का जो सतना है उसके नागढ़ जगह पे है, सतना जिले के नागढ़ जगह में अवस्थित है। यह ईंटों से बना हुआ अर्धगोलाकार, क्या है, ईंटों से बना हुआ अर्धगोलाकार संरचना है। तले का व्यास 68 फीट है, 68 फीट है। और अन्य भाग क्या है, अशोक काल का बना है। अशोक काल का कब क्या चीज बना है, उसका जो मुख्य पार्ट है अन्य भाग। और इसमें क्या है, पुनः निर्माण हुआ है शुंग सातवाहन काल में, शुंग सातवाहन काल में पुनः निर्माण। और इसमें 4 तोरण द्वार है जो कि 22 फीट ऊंचे हैं। वेदिका पर जातक और बेल बूटों का अंकन है, यानी कि रेलिंग में 40 जातकों की कथाओं का अंकन यहाँ पे मिलता है। और सबसे पहले जातक का ही अंकन हुआ है, किसका, जातक का। इसके अलावा यहाँ पे सुभद्रा, अलवुषा, पद्मावती, सुदर्शना और चूलाकोका आदि यक्षिणियों का मिला है वहां पे मूर्तियां और अंकन मिले हैं। इसके बाद फिर अशोक कालीन निर्माण ईंटों द्वारा। अब जो यहाँ पे जो अशोक का निर्माण है वो किसके द्वारा, ईंटों द्वारा हुआ। और सातवाहन काल का जो निर्माण हुआ है वो सफेद बलुआ पत्थर पे हुआ है। यहाँ पे देवताओं में ब्रह्मा, शुक्र और मार तीनों का क्या है, अंकन मिला है यहाँ पे। फिर उसके अलावा जो कुछ प्रमुख अंकन है जो कुछ कथा के रूप में, जैसे बुद्ध का श्रावस्ती में चमत्कार, राजा प्रसेनजित द्वारा बुद्धचर्या, मुचालिंद नाग, क्या है, मुचालिंद नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा, इंद्र और मार देवता, नाग, गंधर्व, अप्सरा, सुपर्णा आदि का अंकन मिला है। राजा के साथ किन्नर युगल भी मिले हैं। फिर सुप्रवास और कुबेर यक्ष का अंकन, सुप्रवास और कुबेर दोनों यक्ष का अंकन मिला है। इंद्र और बुद्ध की वार्तालाप, यानी इंद्रशाल गुहा का मिला है। फिर अनाथ पिंड श्रेष्ठी द्वारा बुद्ध को जेतवन विहार का दान, अनाथ पिंड श्रेष्ठी द्वारा बुद्ध को जेतवन का विहार दान के रूप में दिया। इसके क्या है, अंकन जो भरहुत का स्तूप है यहां से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप बहुत ही फेमस है और ये स्तूप के सारे भाग इसमें मिलते हैं। यहाँ पे 3 तरह के स्तूप, पहला है बुद्ध के अवशेष पर, फिर बौद्ध भिक्षुओं के, और तीसरा है सारिपुत्र महामुद्गलयाम के लिए, यानी सारिपुत्र या फिर महामुद्गलयाम के लिए बने हैं। इसकी खोज कहाँ किसने, जनरल टेलर ने। और प्राचीन नाम, सांची का प्राचीन नाम हमें उल्लेखों में क्या मिलता है, काकनाद वाड़, क्या, काकनाद वाड़। और इसका फिर क्या हुआ, इसको जीर्णोद्धार कराया गया, जो टूटी फूटी अवस्था थी उसका जीर्णोद्धार जॉन मार्शल जी ने कराया था। 1989 में इसे यूनेस्को स्थल घोषित हुआ, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इसका नाम आ गया है। और यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भी सातवाहन समय के भी कुछ बने हैं, जैसे सातवाहन समय का तोरण द्वार बनाया गया, हर्मिका, मूर्तियों के निर्माण और उनके अलंकरण कराए गए यहाँ पे। अब इसकी रचना देखते हैं कि कैसे कैसे। तो इसकी रचना 4 तोरण द्वार है और जो अंड भाग है उसका व्यास कितना है, 120 फीट। ये जो अंड भाग है उसका व्यास, ये सेंटर मान ले तो ये क्या होती है, त्रिज्या।
और ये पूरा इसको डबल कर दिया जाए तो इसको व्यास बोलते हैं, यानी ये क्या है 120 मीटर, 120 फीट। गुंबद की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 54 फीट और 34 फीट ऊंचे अलंकरण। तोरण द्वार क्या है 34 फीट, जो तोरण द्वार बना हुआ है वो क्या है 34 फीट का ऊंचा बना हुआ है। और तोरण द्वारों में 24 फीट के दो खंभे, ये 24-24 फीट के दो खंभे हैं। खंभों पर वर्गाकार पत्थर की सूचियां, इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर ये वर्गाकार सूचियां रखी हुई हैं। और स्तंभों के बीच में द्वारपाल यक्ष, ये जो स्तंभ है उनमें क्या है द्वारपाल यक्ष का अंकन किया गया है। स्तंभ के शिखर पर हाथी शेर वामन पीठ मिलाए बैठे हैं। स्तंभों के जो सिर हैं उस पे हाथी शेर और वामन तीनों क्या है पीठ मिलाए बैठे दिखाए गए हैं जो स्तंभ के सिर पे। दक्षिणी तोरण पे श्रीदेवी का अंकन है, जो इसका जो दक्षिणी तोरण द्वार है उस पे श्रीदेवी का अंकन। उत्तर तोरण पर गजलक्ष्मी, दक्षिणी पर श्रीदेवी, उत्तरी पे गजलक्ष्मी। इसके बाद सबसे उल्लेखनीय यहाँ का दृश्य क्या है, हाथिनियों और बच्चों के साथ बुद्ध स्तूप पूजा, सबसे उल्लेखनीय अंकन मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा इंद्र, ब्रह्मा, मार, नाग, यक्ष और किन्नर और सुपर्ण का यहाँ पे अंकन प्राप्त हुआ है। फिर इसके अलावा एक और स्तूप 3 और अन्य प्राप्त हुए, ये भी सांची में है। तो ये है क्या है, सांची में बहुत सारे स्तूप मिले छोटे बड़े हुए, एक मुख्य है, उसके बाद उसके अलावा छोटे बहुत सारे स्तूप प्राप्त हुए, जिसमें एक 15 मीटर व्यास बना स्तूप संख्या 3 15 मीटर व्यास का है, इसकी ऊंचाई 8.23 मीटर है। और अन्य स्तूपों के भी भग्नावशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 7वीं शताब्दी का एक धनुषाकार मंदिर मिला यहाँ, 7वीं शताब्दी का धनुषाकार, मूर्ति की अपेक्षा पत्थर पर उभरे चित्र के दिखता है। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये मूर्ति न बना के इन्होंने क्या किया, उस पे उत्कीर्ण किया है, पत्थरों पे ही उभरे हुए, यानी कि यही एक थोड़ा सा काट काट के इसमें चित्रों को उत्कीर्ण किया है। जॉन इरविन ने क्या कहा है कि सांची की कला में आध्यात्मिकता और भौतिकता एक हो गई है, यानी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को एक बना के इसकी कला को दिखाया गया है। तथा जॉन मार्शल द्वारा इन्होंने इसे वनस्पति शैली कहा है, क्या कहा है, वनस्पति शैली की संज्ञा ली। अब आता है सारनाथ का स्तूप और महाविहार। वहां पर एक बहुत ही बड़ा विहार भी प्राप्त हुआ है और सारनाथ का स्तूप भी मिले। यहाँ पे धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप, दो स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो इसका पुराना नाम क्या था, ऋषिपट्टनम। इसका सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपट्टनम या फिर मृगदाव। मृगदाव क्या होता है, मृग यानी हिरण, दाव यानी जंगल, मृग का जंगल, मृगों का जंगल, इसे मृगदाव कहते थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे पहला उपदेश दिया था और उसी को क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। एक छत्र पर पाली लिपि में खुदा हुआ है 8 मध्यम मार्ग, 8 मध्यम मार्ग क्या है खुदे हुए हैं पाली लिपि में। फिर अशोक द्वारा निर्मित यहाँ पे सिंह स्तंभ, जो कि भारत का क्या है अभी राष्ट्र चिन्ह। धर्मराज का स्तूप और धमेक स्तूप प्राप्त हुए हैं। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे बुद्ध, ये क्या है विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। ये कब की है, ये कौन सी कला का इसमें है, मैंने अभी जब मूर्ति कला पढ़ाया था तो उसमें बताया था, यहाँ पे क्या था मथुरा, ये क्या है मथुरा कला शैली में बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है उसका। इसकी खोज सबसे पहले तो बाबू जगत सिंह जी ने की थी 1794 ईस्वी में। क्यों की थी, क्योंकि इनको मोहल्ले, धर्मराज इनको एक मोहल्ले में क्या बनाना था, जगतगंज मोहल्ले में इनको कुछ निर्माण कराना था। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, धर्मराज का स्तूप को उखाड़ के उसी के जो पत्थर जो अवशेष थे उसी से करा दिया, यानी धर्मराज का स्तूप को उखाड़ कर जगतगंज मोहल्ले का इन्होंने निर्माण कर दिया। 1836 में कनिंघम द्वारा चौखंडी और धमेक को प्रकाश में लाया गया, चौखंडी स्तूप और क्या ये धमेक स्तूप को प्रकाश में लाया गया।
फिर यहाँ पे जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के अवशेष प्राप्त है, यानी तीनों धर्मों का ये क्या है, स्थल है। अब जैन धर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्श्वनाथ, जो काशी नरेश थे, उनके पुत्र पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने जैन जैन मुनि वो थे, पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म को अपनाया और यहीं पे इनका जन्म हुआ था, सारनाथ में। तो पार्श्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया, और यहाँ पे कुछ स्तूप पाए गए हैं, दो स्तूप, धर्मराज का और धम्मिक स्तूप, जिससे बौद्ध धर्म के लिए भी। और यहाँ पे भगवान शंकर के सारंगनाथ सारंगनाथ शिवलिंग को क्या होता है, पूजा जाता है। यहाँ पे उनका प्राचीन मंदिर है, तो ये हिंदू धर्म के लिए भी क्या है, विशेष महत्व का स्थान है। यहाँ से एक 12वीं सदी का धम्मकुंजयतु धमाकुंजयतु लिखित मोहर प्राप्त हुई है। क्या है? धमाकुंजयतु लिखित मोहर प्राप्त हुई है। यहाँ से 7 विहार, 2 महास्तूप, 2 मंदिर और एक सिंह स्तंभ मिला है। क्या है? 7 विहार में 2 महास्तूप धर्मराज का और धमेक, 2 मंदिर और एक स्तंभ, सिंह स्तंभ मिला है। फिर अंधकासुर का वध करते शिव का अंकन प्राप्त है। यहाँ पे कहां से? अंधकासुर का वध करते शिव का अंकन भी, और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर भी है। अब मेजर किट्टो द्वारा खोज, मेजर किट्टो ने यहाँ पे कुछ अन्य इसको उत्खनन करा के खोज किया, जैसे सील लोढ़ों की प्राप्ति हुई। कहां से? बिहार संख्या 6 से। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये हॉस्पिटल रहा होगा, यानी अस्पताल रहा होगा उस समय का। कौन सा? बिहार संख्या 6। अब कुछ धर्मराज का स्तूप के बारे में देखते हैं। यह विशाल बोधिसत्व प्रतिमा यहाँ से मिली है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे बुद्ध कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर धर्म चक्र जिन विहारों का निर्माण कुमार देवी द्वारा, धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण किसने? कुमार देवी द्वारा किया गया था यहाँ पे। फिर कुमार देवी का लेख जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, वो भी मिला है। धमेक स्तूप ये 28.35 मीटर व्यास का है और 39.01 मीटर ऊंचाई का। ये क्या है? पक्की ईंटों का, पक्की ईंट का बना हुआ स्तूप है। इसके अलावा अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ, जो कि पहले 17.75 यानी 17.75 मीटर, लेकिन ये अभी टूट के क्या हो गया, 2.03 मीटर का टूटा हुआ अवशेष ही इसका मिला है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है इसके स्तंभ में। अब है अगला नागार्जुन कोंड का स्तूप। तो नागार्जुन कोंड का स्तूप क्या है? गुंटूर जिला नागार्जुनी पहाड़ी पे है। गुंटूर जिला के नागार्जुनी पहाड़ी में चतसारी द्वारा 3 शताब्दी में निर्माण किया गया। इसका निर्माण किसने? चातसारी ने कराया था। और सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में इसका पता चला, और 1927 से 1959 तक इसका उत्खनन किसने? लॉन्गहर्स्ट ने कराया था, लॉन्गहर्स्ट ने। फिर अर्धव्यास 120 फीट का अर्धव्यास, यानी कि ये जो अंडभाग है, अर्धव्यास यानी इसकी त्रिज्या 120 फीट है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 240 फीट का इसका पूरा व्यास था। अब यहाँ पे उत्खनन में बुद्ध की मूर्तियां, कुछ अन्य मृण मूर्तियां, हारिती, कार्तिकेय की, शिव की सिक्के प्राप्त हुए तथा अस्थियों के अवशेष मिले। क्या है? अस्थियों के अवशेष। यहाँ पे कुछ अंकन भी हैं, जैसे जातकों में। इसमें माया देवी का स्वप्न मिला है अंकन, महाभिनिष्क्रमण ये क्या है? उनके गृह त्याग का, मार विजय का और जातक कथाओं के अंकन मिले हैं। मूर्तियां क्या है? 27 सेंटीमीटर से 3 मीटर ऊंची तक मिली है। 27 सेंटीमीटर से 3 मीटर ऊंचाई तक की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और ब्राह्मण धर्म से यहाँ पे देवसेना, शिवलिंग, कार्तिकेय, विद्याधर और यक्ष और यक्षिणियों का अंकन मिला है। इसके अलावा यहाँ से त्रिरत्न स्वास्तिक के प्रतीकों का भी अंकन प्राप्त हुआ है, और जो धर्म चक्र परिवर्तन वाला है उसका भी अंकन मिला है, बुद्ध के प्रथम उपदेश का। फिर एक और अभय मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्तियां मिली है। जो बुद्ध की मूर्तियां मिली है उसमें क्या है? ज्यादातर अभय मुद्रा में है।
नेक्स्ट है हमारा अमरावती का स्तूप। तो अमरावती के स्तूप की खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी जी द्वारा की गई। पहले अमरावती का नाम क्या था? धान्य कटक। धान्य कटक प्राचीन नाम था। फिर मौर्य काल का ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। मौर्य काल के ब्राह्मी लिपि का अभिलेख यहाँ से मिला। और 5वीं शताब्दी जो 5वीं सदी का अभिलेख है जिसमें वाकाटक वंश का उल्लेख मिला। यहाँ पे एक दूसरा ये क्या है? 5वीं सदी का अभिलेख जिसमें वाकाटक वंश का उल्लेख है। बुद्ध की मानव प्रतिमा का अंकन है। स्तूप संगमरमर, अमरावती में क्या है? संगमरमर के बनने लगे। तो स्तूप संगमरमर का बना है। विकास क्रम क्या है? 4 चरणों में हुआ। कई राजाओं ने यहाँ पे अपने अपने कलाकृतियां उकेरी हैं। जैसे पहला क्रम में मौर्यकालीन के अभिलेख से, दूसरा सातवाहन काल में, और यहाँ पे वेदिका का निर्माण जो कि चरमोत्कर्ष का काल था इसका अमरावती है, क्योंकि वेदिका पे ही सबसे ज्यादा अच्छे और बढ़िया ढंग के उत्कीर्णन मिलते हैं। इसके बाद चौथे किसके समय में हुआ? इक्ष्वाकु वंश का, इक्ष्वाकु वंश के समय में हुआ। और हमारे जो भगवान राम यानी भगवान राजा रामचंद्र जी हैं वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही थे। फिर अंकन में नाटकीय प्रभाव है, यानी जो वहां के अंकन है उसमें नाटकीय अपना उसमें नाटकीय प्रभाव की तरह से दर्शाया गया है। जहां तक कथाओं के अंकन है, बुद्ध के जीवन के दृश्यों का, यानी बुद्ध के जीवन के जो प्रमुख दृश्य थे, जो कि एक बीमार व्यक्ति को देखना, वृद्ध को देखना, मृत शरीर को देखना, ये क्या है? इसके सभी दृश्यों का अंकन है। यहाँ पे सुपर्ण, गरुड़, किन्नर, यक्ष आदि का अंकन मिला। अब इसका व्यास क्या है? 120 फीट का है। ये जो अंड भाग है इसका व्यास क्या है? 160 फीट है, सॉरी 160 फीट है। और ऊंचाई 90 से 100 फीट। इसकी ऊंचाई क्या है? 90 से 100 फीट के करीब है। 9 फीट ऊंचे 136 स्तंभ यहाँ पे लगे हैं। किसमें? वेदिका में। ये जो वेदिका है उसमें 9 फीट के 136 स्तंभ लगे हैं। और वेदिका 800 इंटू 13 फीट लंबाई और ऊंचाई क्या है? 800 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची है। प्रवेश द्वार के पास 20 फीट ऊंचा एक चबूतरा बना है। क्या है? चबूतरा। और प्राचीर में बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये जो प्राचीर है, ये जो वेदिका, इस पे बड़ी बड़ी मूर्तियों भी बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा नीलकुंडपल्ली का स्तूप। यह आंध्र प्रदेश के खम्मान जिला और मुंगी गुंडेम नामक स्थान पे है। कहां पे? मुंगी गुंडेम नामक स्थान पे। द्वितीय शताब्दी में इसका निर्माण काल हुआ और 1984 में इसे देखा गया है, यानी बहुत ही बाद में देखा गया। 42 मीटर व्यास, ये जो अंडभाग है इसका व्यास क्या है? 42 मीटर, 42 मीटर भाग है और 50 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 फीट। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहा जाता है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का नहीं, केवल दक्षिण भारत का। बुद्ध की 9 प्रतिमाएं यहां से मिली। और यहाँ पे भी इक्ष्वाकु वंश तथा विष्णु कुंडिन नरेशों के 3-3 सिक्के प्राप्त हुए। यानी ऐसा है, इन साक्ष्यों से पता चलता है कि इनके काल में भी कुछ न कुछ यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है। तो इस तरह से हमने मौर्य काल के स्थापत्य और मूर्ति कला को देखा और उसके साथ साथ स्तूप को समझा और स्तूप के भागों को देखा तथा स्तूप कला कहाँ कहाँ पे स्तूपों का निर्माण हुआ है जिनके साक्ष्य प्राप्त हैं उनको देख लिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें ताकि निश्चित तौर से सफलता मिल सके। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।